नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, युद्ध के बीच ईरान के मुस्लिम देशों से अपील सामने आई है। मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील सामने आई है। इस बीच आपको बता दें, इजरायल और ईरान के खिलाफ जंग में साथ आने की अपील हुई है। यूएस इजरायल ने धोखे से हमला किया। ईरान यह कह रहा है जिसका मकसद ईरान को कमजोर करना था। हमले में कई सैन्य कमांडर और नागरिक मारे गए हैं। ये तमाम बातें कही गई है। ईरान झुकेगा नहीं, बदला लेकर रहेगा। तो आपको बता दें कि जो अपील है वो सामने आई है। यूएस और इजरायल ने धोखे से हमला किया, ये बात अब ईरान कह रहा है। जंग का 18वां दिन है और अब जो अपील है वो ईरान के सामने आ रही है। ईरान ये कह रहा है कि धोखे से हमला किया गया है, ईरान को कमजोर करना मकसद था। और युद्ध के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों से यह अपील की है कि साथ आएं और इनका साथ दें। मतलब कि जो ये जंग चल रही है, इजरायल और अमेरिका ने जो हमला ईरान पर किया है, उसके एवज में ईरान ये चाहता है कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो इसके साथ आकर खड़े हों, क्योंकि कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि यह हमला धोखे से किया गया और बदला जो है वो ईरान लेकर रहेगा। ये बात भी लगातार ईरान की तरफ से कही जा रही है और हम झुकेंगे नहीं, ये बात भी ईरान लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, अब ईरान को आखिरकार क्यों तमाम मुस्लिम देशों की जरूरत पड़ रही है, क्यों से याद आ रही है और ऐसी स्थिति में उसके साथ आएगा कौन, ये जानते हुए जबकि इस युद्ध में अमेरिका सीधे सीधे इन्वॉल्व है? देखिए खुशबू, जिस तरीके के हालात इस वक्त ईरान के हो चुके हैं, खासतौर पे इजराइल और अमेरिका का जो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, उस स्पीड से आप देखिए तो जो पड़ोसी देश जितने भी ईरान के आसपास के थे, मिडिल ईस्ट के, वो तमाम अब उनके खिलाफ हैं। खिलाफ इस वजह से क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएस के बेसिस को जो टारगेट किया है, इजराइल के अलावा वो कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, यूएई है, ये तमाम देश जो है वो टारगेट हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो बड़ी होंगी। सिर्फ रशिया या फिर चीन की बात की जाए तो यही वो देश हैं जो अभी जो ईरान के ये कहूंगा कि खिलाफ नहीं है कम से कम। तो इसी वजह से अब हालात जो बने हुए हैं, हो सकता है कि ईरान अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि खमनेई के मौत के बाद लगातार जब उनका डिफेंस मिनिस्टर मारा गया, उनके जनरल्स मारे गए, उसके बाद कहीं ना कहीं चीजें जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखी जा रही हैं। अब ईरान चाहता है कि वो देश जिन्होंने जो मुस्लिम देश हैं खासतौर पे, वो इकट्ठा हो जाएं और उसके बाद वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो ज्यादा जो है वो ताकतवर हो पाएगा। इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं जो उस पर प्रेशर हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात हो या बाकी चीजों को लेकर, तो ईरान को युद्ध के बाद मिलेगा क्या? कहीं ना कहीं मीडिएशन करनी पड़ेगी, बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा, या फिर सीधे तौर पर जंग को कंटिन्यू रखेंगे तो जंग के बाद आपको डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका तक पहुंचना ईरान के लिए मुमकिन नहीं। और आ जाकर इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्री जो हैं वही हैं जो ईरान के निशाने पर हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर वो लोग कार्रवाई शुरू करते हैं तो ईरान के लिए सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और बिल्कुल अजय, एक बात ये भी देखनी होगी कि जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में इस युद्ध को शायद इतना लंबा ले जाने की कल्पना भी नहीं की होगी ट्रंप ने, और ये युद्ध लगातार लंबा चल रहा है। नुकसान निश्चित तौर पर सबका हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि ईरान के हमले, चाहे वो यूएई पर हो, फिर दुबई में खास करके कई जगहों पर उसके हमले तो रुक ही नहीं रहे, वो लगातार नुकसान जो है वो उनको पहुंचा रहा है। इराक में भी हमले हुए हैं उसकी तरफ से। देखिए बिल्कुल, ईरान जिस तरीके से जिस जगह पर है वहां से उसे पता है कि वो अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल अभी तक ईरान के पास नहीं है। ऐसे में उसकी जो हद है, वो हद में इजराइल या फिर वो मिडिल ईस्ट की कंट्री, जैसे आपने नाम लिया, दुबई की बात की जाए, इराक की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, ओमान की बात की जाए, तो यही आते हैं। तो यहाँ पर यूएस के बेसिस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मगर अब इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए ईरान को कुछ तो चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो पीछे इजराइल के खड़ा है, उस इजराइल के खड़े होने की वजह से इजराइल की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। मगर अब क्या इन हमलों के साथ ईरान कितनी देर तक चल सकता है? उसका जो मिसाइल सिस्टम है, उसके पास जो ड्रोन्स हैं, वो कितने लंबे समय तक उसे मदद दे सकते हैं, ये देखना होगा। अगर ये ज्यादा लंबे तक समय तक नहीं रुके, क्योंकि जो सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है या फिर ब्लास्टिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, तो वो मिसाइलें एक लिमिट है किसी भी चीज की। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह है जिसके चलते
ईरान कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहा है कि आखिरकार अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो कौन से देश हैं जो उसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है अजय, आप रहिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर आते हैं आपके पास। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की एक और तैनाती सामने आ गई है। E-2D हॉक आई एयरबोर्न रडार विमान भेज रहा है यूएस। ड्रोन क्रूज मिसाइल को पता लगाने में सक्षम है E-2D। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को पता लगाने में सक्षम है ये। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की एक और तैनाती सामने आ गई है। तो कुल मिलाकर जो अमेरिका की तैनाती है वो आप देखिए किस तरीके से सामने आई है। अच्छा देखिए अजय, E-2D हॉक आई एयरबोर्न को लाया जा रहा है। कुल मिलाकर जिस ड्रोन और जिस मिसाइल के बल पर यह लड़ाई ईरान की चल रही है अब तक, अब लगता है कि वो भी काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए बिल्कुल, ईरान के पास जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं रहता। इजराइल के पास अगर उस टेक्नोलॉजी होगी भी, मगर आप दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, या फिर बाकी देशों की, सऊदी अरेबिया की बात करें, इन देशों के पास शायद इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। अब अमेरिका के सामने चुनौतियां ये हैं कि उन्हें अपनी तो उन्हें चिंता है, मगर उन्हें इजराइल के साथ साथ वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी ध्यान में रखना होगा जो कंट्रीज इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं। यही वजह है कि वहां पर अब ये नया जो रडार सिस्टम है इसको तैनात करने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिली है, E-2D जो रडार सिस्टम है ये कैपेबल है किसी भी तरह की क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए, और ये काफी जो एक मदद वो जो है वो साबित हो सकती है, सुरक्षित कर सकती है उन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को जिन पर ईरान के हमले हो रहे हैं। तो इसीलिए अब इसे तैनात करने की जो प्लानिंग यूएस की तरफ से की जा रही है, अब किन किन कंट्रीज में इनको तैनात किया जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिए अजय कि जब से इस पूरे जंग की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से हमने तमाम तस्वीरों को देखा है, कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि अगर जो ईरान है वो इस युद्ध में चल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि उसे रशिया, चाइना और उत्तरी कोरिया का साथ मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये भी है कि ये कब तक इसका साथ निभाएंगे, कब तक छद्म युद्ध इस तरीके से चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया को भी पता है कि अमेरिका की एंगेजमेंट किस तरह से इस युद्ध में है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके की इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें ईरान को मदद यकीनन जो मिल रही है वो रशिया और कहीं ना कहीं चाइना की मिल रही होगी, मगर वो खुले आम जो है मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वो अपनी वेपन सिस्टम को उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखना होगा। उनके लिए भी ये चीजें इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि रशिया पहले से 4 सालों से जंग में है यूक्रेन के खिलाफ। और दूसरी तरफ चीन की अगर बात की जाए तो चीन जानता है कि अगर वो जंग की ओर अग्रसर होता है या फिर वो अपनी सीधे तौर पर अगर इनके खिलाफ हो जाता है तो फिर उसको इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। चीन दरअसल एक बड़ी सोची समझी जो चाल चलता है इस मामले में। चीन को पता है कि अगर वो युद्ध में जाता है तो वो इकोनॉमिकली वीक होगा, इसीलिए अमेरिका इस वक्त युद्ध में है जो एक अपने आप को सुप्रीम पावर मानता है। रशिया ऑलरेडी युद्ध में है, तो ऐसे में अगर ये देश जंग में ज्यादा समय तक रहेंगे तो कमजोर होंगे, तो जो चीन है उसका दबदबा दुनिया में बढ़ सकता है। उसके पास चीजें जो इकोनॉमिकली भी और अगर आप वेपन सिस्टम की बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें तो उसमें वो ज्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है और अपनी जो सुपरमेसी बनाने की कोशिश है उसको आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय अब आने वाले समय में जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, तमाम देशों के पास अपने अपने विकल्प हैं और अब उन विकल्पों को तलाशने की भी कोशिश है। अब देखिए ईरान ने कम से कम इस जंग में जीतना हारना तो अभी चलेगा, अभी तो पता चलेगा, लेकिन कम से कम इस हद तक अमेरिका को लाने में वो तैयार हो गया कि वो रशिया से ये कह रहा है कि भाई अब आप तेल खरीदिए। तमाम देशों को ये कह रहा है जो कि अब तक रोक रहा था और टैरिफ लगा रहा था जो जो रशिया से तेल खरीद रहे थे। भारत भी इनफैक्ट उसमें से एक देश शामिल था। और अब जो अमेरिका के सुर बदले हैं, कहीं ना कहीं ईरान इसे अपनी एक जीत के तौर पर देख रहा है। देखिए बिल्कुल, ईरान जानता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज बल्कि दुनिया के कई देशों को इसकी जरूरत पड़ेगी। और वहीं से होकर दुनिया के तमाम बड़े जो चाहे वो वॉरशिप हैं, चाहे वो फ्यूल के हैं, टैंकर हैं, वो सब उधर से निकलेंगे। और ईरान उस चीज को जो है वो पुख्ता किए हुए है। दूसरी एक अहम चीज और आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, मगर वहां पर किस तरीके से माइंस लगाए गए होंगे, क्या वहां पर बंदोबस्त क्या होगा कि वहां से अगर अमेरिकन शिप्स या इजराइल से जुड़े कोई शिप्स या उन देशों से जुड़े हुए कोई शिप गुजरते हैं उनको टारगेट करना है, ईरान ने ये प्लानिंग की होगी। तो अमेरिका इसीलिए
बार बार आप देखें तो कह रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को कि वो ईरान के साथ बात करके जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको खुला रखने की जो है वो पेशकश करें, और वो ताकि किसी भी तरह से दुनिया में एनर्जी यानी कि फ्यूल की किल्लत ना हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और अमेरिका की दबाव अमेरिका पे इसीलिए होगा दुनिया का। अमेरिका जानता है कि एनर्जी सेक्टर जब वीक होगा तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, तभी उसने रशिया से तेल लेने की जो है वो हिमायत की है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अजय ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के और जो बड़े दावे हैं वो किए जाते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं और फिर आपके पास आते हैं। ईरान के बड़े सैन्य अफसर की मौत का दावा किया जा रहा है। बासिस फोर्स के चीफ को मारने का दावा किया गया है। इजरायल का दावा है गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, बासिस फोर्स के चीफ को मारने का दावा किया गया है। इजरायल का यह दावा है कि गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो गई है। अजय, ये एक बड़ा दावा जो है किया जा रहा है, ईरान के बड़े सैन्य अफसर की मौत का दावा किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। हालांकि ये कितना सच है, अब ईरान इसको मानेगा या नहीं मानेगा ये भी देखना होगा, लेकिन बासिस फोर्स के हेड को मार दिया गया है। और देखिए, बिल्कुल इजराइल ने क्लेम किया है कि बासिस फोर्स के जो हेड है गुलाम रजा सुलेमानी, उसको उसने अपनी जो स्ट्राइक की है उसमें मार गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन एक बड़ा नुकसान और एक बड़ी जो क्षति है वो ईरान को पहुंची होगी। मगर अभी एक चीज और देखने को मिली है कि आप देखिए कि ईरान में जो अपना स्ट्रक्चर है, डिफेंस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो इतना मजबूत है कि जब सुप्रीम लीडर खमनेई मारे गए उसके बाद आप देखें उनके डिफेंस मिनिस्टर मारे गए, उनके कई जनरल्स मारे गए, उसके बावजूद भी ईरान की जो ताकत है या फिर जवाब देने की कार्रवाई है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ऐसे में अब सुलेमानी के मारे जाने के बाद उनको नुकसान तो जरूर हुआ होगा, मगर क्या ईरान ने इससे निपटने की भी तैयारियां पहले की गई थी? जो एक्सपर्ट्स मानते हैं उनका कहना है कि ईरान एक इस तरह से जंग लड़ रहा है कि उसने अपने जो उनके जो सिटिंग जो हेड्स हैं उसके पीछे भी एक फौज तैयार करके रखी है कि अगर अब उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर किस तरह से कार्रवाई होगी, कौन इसको हेड करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो जारी रखी गई हैं। तो ऐसे में इजराइल का ये दावा जो है, अब इसमें ईरान की जो जवाबी कार्रवाइयां हो उसमें कितना असर पड़ेगा ये कहीं ना कहीं देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, बासिस फोर्स की अगर बात की जाए अजय, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण फोर्स है, उसके हेड को मारना। हालांकि जब खमेनेई को ही मार दिया उसके बाद ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं जो बात आपने कही कि कुल मिलाकर ईरान शायद हर एक परिस्थिति के लिए तैयार है और शायद इसके लिए भी तैयार होगा, इसका भी विकल्प उसके पास बिल्कुल तैयार होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ईरान ने सोचिए कि अपने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी उसी तरह से कार्रवाइयां की जो उन्होंने प्लान कर रखी थी। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपने उस डिफेंस स्ट्रक्चर को, अपने देश के स्ट्रक्चर को इस तरह से प्लान करके रखा है कि अगर उनके पास जो हेड है, उनका जो सेकंड इन कमांड है या उनका थर्ड इन कमांड जो है उसको भी तैयार रखा है ताकि वो किसी भी तरीके से युद्ध में, कार्रवाइयों में ना रुके या ये जंग वो हार ना जाए। आप सोचिए, अब जब इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो ईरान की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है। आप सोचिए, बासिस फोर्स के चीफ के मारे जाने के बावजूद ईरान की तरफ से यही धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उन पर जो है कायरतापूर्ण हरकत की है, हमला किया है, और उसका जवाब जो है हम मिलकर देंगे और हम युद्ध को हारेंगे नहीं बल्कि परास्त करेंगे अमेरिका को। तो ये अपने आप में बताता है कि हौसले कम से कम उनके बुलंद हैं, अंजाम चाहे जो भी हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है अजय कि इस पूरे घटनाक्रम में ये भी बात सामने आई थी, खमेनेई को अपनी हत्या की आशंका थी और शायद इसीलिए उन्होंने पूरा जो सिस्टम था उसको भी दुरुस्त करना शुरू कर दिया था, और अब कम से कम वो नजर भी आ रहा है। आने वाले समय में अजय क्या माना जाए कि ये जो युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ज्यादा लंबी लड़ाई चाहता नहीं है, लेकिन उसके पास विकल्प क्या है, किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाएगा? देखिए, अमेरिका जानता है कि जब तक ईरान को दबाकर वो उससे जो फ्यूल है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें वो फतेह नहीं हासिल कर जाता, फिर यहाँ वहां पे रिजीम अमेरिका की मर्जी की नहीं आ जाती, तब तक वो इस युद्ध को रोकेगा नहीं। क्योंकि जिस हद तक अमेरिका जा चुका है, ऐसे में इस युद्ध को रोककर उसके लिए ईरान जो है वो और खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आज वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो है उनको रोकने की कोशिश की गई, एक बार उनको रोका गया, दूसरी बार उन्होंने उस चीज को मना किया, और अभी भी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। तो ऐसे में अभी अगर रुकता है तो और खतरनाक रूप जो है ईरान का आने वाले समय में हो सकता है।
तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ये युद्ध अभी रुके बिना किसी अंजाम के। बिल्कुल। और कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे हैं अजय, रिजीम चेंज की, देखिए खamenei को मारकर शायद अमेरिका को ये लगा होगा कि रिजीम चेंज होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ईरान तो लगातार कह रहा है कि हम जवाब देंगे। मतलब कुल मिलाकर ऐसा माना जाए कि दोनों ही अपनी अपनी चीजों के साथ अड़े हुए हैं। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान लड़ रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो अपनी जिद पर है। तो कुल मिलाकर अभी काफी विनाशकारी जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। देखिए बिल्कुल, अमेरिका दरअसल मिडिल ईस्ट में किसी भी तरीके से अपनी छवि को और मजबूत करना चाहता है। वो नहीं चाहता, क्योंकि आप देखें तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इस वक्त कोई भी कंट्री ताकतवर हो सकती है तो उसके पास तमाम वो चीजें होनी चाहिए। वो अपने यूएस डॉलर को टूटने नहीं देना चाहता। ईरान जबकि यौन में जो है वो ऑयल की ट्रेडिंग करता था, अमेरिका नहीं चाहता कि वो ऐसा हो। चीन के करेंसी को मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ जिसके पास ऑयल है, जिसके पास तेल के भंडार हैं, वो देश अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर यूएस के अंडर नहीं होता, मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश हैं वो अमेरिका के जो साथ जुड़े हुए हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि वो जानते हैं कि वो मुकाबला अमेरिका से नहीं कर सकते। तो अगर मिडिल ईस्ट में कोई देश अमेरिका के खिलाफ या सामने खड़े हो सकते थे, उसमें रशिया, चीन और ईरान या भारत यही देश हैं। तो ऐसे ठीक है अजय, और लगातार इस पर हमारी नजर रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।